हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईआर स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा जो वीडियो रहेगा वो केमिस्ट्री की क्लास थर्ड रहेगा और जिसमें हम पढ़ेंगे एस कक्षक, पी कक्षक और डी कक्षक और एफ कक्षक अर्थात कक्षकों के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी सबसे फर्स्ट क्लास थी, जो हमारी केमिस्ट्री की पहली क्लास थी, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों के मूलभूत जो कण हैं इनके सामान्य जानकारी पड़ी और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस प्रकार से प्रोटॉन निकाल सकते हैं, किस प्रकार से न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, इस पे हमने बात की थी। और जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती थी क्वेश्चन बनने की वो सारी बातें की थी। इसके बाद में जो दूसरी क्लास थी उसमें हमारे डाल्टन का मॉडल, इसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल, थॉमसन का मॉडल, नील्स बोहर का मॉडल, जितना एनसीईआरटी में था उतना पढ़ा। उसके अलावा भी जहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी थी वो सारी चीज़ें हमने सेकंड क्लास में देख ली थी। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो ऑर्बिटल पे रहेगी। आज की जो हमारी क्लास होगी वो ऑर्बिटल्स पे होगी, अर्थात कक्षकों के प्रकार और उनके बारे में किस तरह से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस पे आज हमारी ये क्लास रहने वाली है। अगर आपने इससे पहले वाली दो क्लास नहीं देखी है तो एक बार ये फर्स्ट और जो दूसरी क्लास थी उसको ज़रूर देखें। इसके बाद हम कंटिन्यू जो कि आपके लेबर सिस्टम में सिलेबस में जिस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, जिस तरह से सिलेबस लिखा हुआ है, उसके क्रम के अनुसार ही चल रहे हैं। और एक बात मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, बहुत ही जल्द जिस तरह से केमिस्ट्री की क्लासें कंटिन्यू रोजाना चल रही है, बहुत ही जल्द आपके लिए बायोलॉजी की और फिजिक्स की क्लासें भी चलने वाली है। तो यहाँ से आप लेबर असिस्टेंट के प्रॉपर वे में पूरे नोट्स बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो किस पे रहेगा। तो आपका जो रहेगा वो रहेगा कक्षक एवं उनके प्रकार। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? कक्षक एवं उनके प्रकार, दिस टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल पे रहेगा। देखो, अब कक्षक के टाइप्स पढ़ने से पहले हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल में थोड़ा डिफरेंस भी देख लेते हैं। दोनों चीजें अलग अलग होती है। जिस तरह से हम ये कक्ष है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑर्बिट कहते हैं, और ये आपका कक्षक है, कक्षक को हम क्या कहते हैं, कक्षक को हम ऑर्बिटल कहते हैं। इन दोनों चीजों में डिफरेंस को समझना। ये तो आपका है कक्षक जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, और इसको हम सेल भी कह सकते हैं या ऊर्जा स्तर कह सकते हैं। और ये आपके कक्षक अर्थात ये होते हैं ऑर्बिटल। इसमें डिफरेंस के हिसाब से हम समझ सकते हैं। जिस तरह से यहाँ एक डायग्राम, रफली डायग्राम बनाते हैं। जिस तरह से ये कोई एक धन आवेशित गोला है या धन आवेशित क्या है, परमाणु है, एक धन आवेशित परमाणु है, और इसके चारों ओर, इसके चारों ओर जो कक्ष उपस्थित होते हैं, जो सेल होते हैं, जो ऊर्जा स्तर होते हैं, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसे कक्ष कहा जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो नाभिक के चारों ओर, किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको कक्ष कहते हैं, और नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है उसे कक्षक कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस है ये। तो यहाँ पे डिफरेंस देखें आप। देखो, कोई भी परमाणु है, धन आवेशित गोला होता है, उसके चारों ओर कक्ष होते हैं या ऊर्जा स्तर होते हैं। उसको क्या क्या कह सकते हैं? देखो, इसको हम कह सकते हैं कक्ष या फिर ऊर्जा स्तर, या इसके अलावा भी हम इसको क्या कह सकते हैं, सेल। इसको सेल भी कहा जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन घूमने का पथ है उसको तो कक्ष कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, सर्वाधिक प्रोबेबिलिटी होती है, इसको ऑर्बिटल या कक्षक कहा जाता है। ये दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। देखो, लेब असिस्टेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपसे ये नहीं पूछेगा, मतलब इतना इजी नहीं पूछ सकता है कि ऑर्बिटल और ऑर्बिट में डिफरेंस क्या है, लेकिन हमें एक मोटे तौर पे थोड़ा डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट हम लिख सकते हैं कि किसी परमाणु के चारों ओर या नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर
नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ जिसमें नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसे कक्ष कहा जाता है। देखो, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है उसे क्या कहा जाता है? कक्ष कहा जाता है। और नाभिक के चारों ओर उपस्थित वह स्थान, नाभिक के चारों ओर उपस्थित वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। तो इसे क्या कहा जाता है? कक्ष कहा जाता है, कक्षक या ऑर्बिटल कहा जाता है। ये एक दोनों में मोटे तौर पे सबसे पहला डिफरेंस हो गया कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको कक्ष कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जहां सर्वाधिक होती है उसको क्या कहा जाता है? कक्षक कहा जाता है। इसके बाद में दूसरा डिफरेंस कर सकते हैं। ऐसे इसमें बहुत सारे डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि ये था वो बोर मॉडल से आया। बोर मॉडल ने तो बताया था कि कक्ष क्या होते हैं, और इसके साथ में इसने बताया था कि इसको ऊर्जा स्तर नाम दिया जा सकता है। तो इसके बारे में, अर्थात बोहर ने बताया, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, किसने बताया? बोहर ने बताया। किसके बारे में? कक्ष के बारे में बोहर ने बताया था। और ये तरंग प्रकृति है। कैसी है? तरंग प्रकृति के सिद्धांत से, तरंग प्रकृति के सिद्धांत से कक्षक के बारे में, तरंग प्रकृति के सिद्धांत से कक्षक के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये दो यहाँ जनरली आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा इसको ऊपर लिख दूंगा। तो देखो, नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ में ये हो गया। इसको कक्षक के बारे में दूसरा डिफरेंस हो जाएगा। बोहर ने बताया था, सॉरी, कक्ष के बारे में और कक्षक के बारे में वो तरंग प्रकृति से हम इसको जानते हैं। तरंग प्रकृति के सिद्धांत से कक्षक के बारे में बताया गया था। अब देखें, ये एक तो मोटे तौर पे डिफरेंस हो गया, और ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाना, कोई मतलब नहीं है इसमें। अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं एक पॉइंट और लिखवा देता हूँ आपको। इसमें लिख सकते हो दूसरा पॉइंट कि तरंग प्रकृति के सिद्धांत से कक्षक के बारे में पता चलता है। अब देखें इसमें कि ये द्विविमीय स्थान होता है, इतना याद रखें, ये द्विविमीय स्थान है। ठीक है, ये तीसरा डिफरेंस है। ये कक्ष होते हैं वो द्विविमीय स्थान होते हैं, और इसमें जो तीसरा डिफरेंस हो जाएगा ये है त्रिविमीय, यानी 3 डायमेंशन, त्रिविमीय स्थान होता है। ये द्विविमीय स्थान है और इसमें त्रिविमीय स्थान होते हैं। इसके बाद और चौथा डिफरेंस लिख सकते हैं हम इसमें, भाई कक्ष होते हैं, जिस तरह से यहाँ देखें, ये कक्ष है, ये कक्ष है, ये कक्ष है, क्या इनका कोई आकार है क्या? नहीं। तो अर्थात ये दिशात्मक नहीं है। दिशा की बात करते हैं तो ये स्फेरिकल है, गोल है, तो इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं है, घूमता रहता है। इन कक्ष की या ऑर्बिट की कोई दिशा नहीं होती है। लेकिन यहाँ देखिए, जैसे एस लिख लूँ मैं,
p ऑर्बिटल लिख लूँ, d ऑर्बिटल लिख लूँ, f ऑर्बिटल और g ऑर्बिटल। अगर मैं ये ऑर्बिटल लिख देता हूँ तो भाई इनकी तो दिशा है, ये s की हम दिशा नहीं माने, लेकिन इन तीनों की जो दिशा होती है ना, x y z एक्सिस होती है, आपने पढ़ी होंगी एक्सिस है, तो ये एक्सिस होती है, अर्थात ये दिशात्मक होते हैं और ये दिशात्मक नहीं होते हैं। तो फोर्थ पॉइंट हम इसको भी लिख सकते हैं कि ये दिशात्मक है। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा दिशात्मक नहीं होते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, दिशात्मक नहीं होते हैं। इसके बाद में ये हो जाएगा दिशात्मक होते हैं। क्या होते हैं, दिशात्मक होते हैं। इसमें अपन लिख सकते हैं के एल एम और एन। क्या लिख सकते हैं, के एल एम एन कक्ष, ठीक है। इसमें हम एस पी डी एफ जी कक्षक। तो इस तौर पे ये हो गया ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है, ये हमने पढ़ लिया। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। ये दोनों ये दो पॉइंट आप उतार लीजिए, नोट डाउन कर ले कि द्विविमीय स्थान होता है, ये त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशन होता है। कक्ष होते हैं वो दिशात्मक नहीं होते, मैंने बता दिया। जिस तरह से गोला है तो कोई दिशात्मक नहीं होगी, जैसे के एल एम एन कक्ष। इसी तरह दिशात्मक होते हैं कक्षक, क्योंकि एस पी डी एफ, अगर एस की कोई दिशा नहीं है लेकिन पी डी एफ जी इनकी तो दिशा होती है एक्स वाई जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग ही होते हैं, तो कक्षक की क्या होती है, दिशा होती है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर लेता हूं, आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे एस ऑर्बिटल के बारे में। अब हो जाएगा हमारा एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल क्या है, एस कक्षक क्या हो जाएगा, सबसे पहला एस कक्षक हो जाएगा, ठीक है। एस कक्षक को क्या कहा जाता है, गोलाकार या स्फेरिकल। तो इसमें हम लिख सकते हैं आकार क्या है, एस कक्षक का आकार हो जाएगा, एस कक्षक का आकार कैसा है, गोलाकार। अगर दिशा बोले तो यस दिशात्मक होते हैं, ठीक है। सॉरी, दिशात्मक नहीं होते हैं। 2 पॉइंट याद, पहला पॉइंट एस कक्षक गोलाकार होते हैं, दिशा दिशात्मक नहीं होते हैं। और तीसरा, एक एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एक एस कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2। इसके बाद इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखो यहां इसका मैं डायग्राम बना लेता हूं इसके साथ में ही। इसको x दे दो, इसको y दे दो, तो ये आपका s ऑर्बिटल हो गया। देखो s ऑर्बिटल इंग्लिश में स्फेरिकल ऑर्बिटल कहा जाता है, मतलब गोलाकार ऑर्बिटल। आकार कैसा है, गोलाकार। दिशा अर्थात इसकी कोई दिशात्मक नहीं होते हैं, गोले के रूप में, इसलिए कोई दिशात्मक नहीं होते। देन इसके बाद में क्या है, एक एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एक एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो एक एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जनरली इस रूप में, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ, ये इस रूप में, इसको 1s बता सकते हो, बराबर 1s, बराबर 1s। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन इस रूप में भरे जाते हैं, और x और y, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, देखो ये जनरली गोला होता है, अगर x और y को हटा दूं तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जनरली, लेकिन लिखा है ये। तो ये अपना s ऑर्बिटल हो गया। ये चारों पॉइंट, मतलब ये चौथा पॉइंट इसको बना सकते हो। इस तरह से आप चारों पॉइंट इसको नोट डाउन कर लो, और 5वां पॉइंट आपका डायग्राम हो जाएगा। तो यहाँ से s ऑर्बिटल हमने पूरा कर लिया। लेकिन s ऑर्बिटल में जो क्वेश्चन पूछने के लायक चीज़ है वो हम देखते हैं।
ये आपने अगर उतार लिया हो तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ। देखो, गोलाकार दिशात्मक नहीं होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इस तरह से। फिर ये आपका डायग्राम हो गया। अब देखना इसको, अब देखो कि नोड क्या होता है। नोड या फिर नोडीय सतह, नोड या फिर नोडीय सतह बोलो या फिर नोडीय तल बोलो, बात एक ही है। आप इसको नोड बोल दो या फिर नोडीय सतह बोलो या फिर नोडीय तल बोलो। देखो, ये इसके अंदर ही परिभाषा है, मतलब ये आगे सभी ऑर्बिटल में काम आएगी। जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना होती है वो कैसी होती है, वो जीरो होती है, प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उस स्थान को नोडीय या नोड सतह कहते हैं। ठीक है, इसको परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें समझने की चीज़ है। ठीक है, हर परिभाषा लिखना जरूरी नहीं होता है, कुछ चीज़ें कॉमन सेंस से आप इजीली समझ सकते हो। वह स्थान जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जीरो होती है, नोड या नोडीय सतह कहते हैं। अब देखना कैसे नोड किसे कहते हैं। देखना, जिस तरह से ये कोई नाभिक हो गया, उसके चारों ओर ये वृत्ताकार का कक्ष उपस्थित है, जिसको हम ऊर्जा स्तर या सेल कहा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर या सेल कहते हैं जनरली। 1 मिनट, इसको थोड़ा रफ कर लेता हूं मैं। ये इस रूप में कोई आपका क्या है, ऑर्बिटल है, मतलब एक परमाणु है। जिस तरह से माना कि ये क्या है, 1s कक्षक, इसको 1s मान लो आप, इसको 2s मान लो और इसको आप 3s मान लो। 1s 2s और 3s हमने इस तरह से माना है। ठीक है, ये देखो हमें KLM होता है वो पता है। ठीक है, KLM कक्ष होते हैं, लेकिन हम जनरली मान रहे हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ नोड क्या होता है। तो जिस तरह से देखते हैं हम कि ये वाली जगह, यहाँ देखना आप ध्यान से, एक तो ये रहा आपका कौन सा 1s और ये रहा आपका कौन सा 2s। देखो 1s और 2s, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, 1s में इलेक्ट्रॉन होगा, इसी तरह ये 2s में इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और ये जगह कौन सी है 3s, इसी तरह 3s में भी इलेक्ट्रॉन होगा। 1s ये रहा, 2s ये रहा, 3s, इनके बीच में जो खाली जगह है, इनके बीच में ये वाली जगह, ठीक है, यानी ये जो जगह खाली पड़ी है भाई, ठीक है, ये जो पूरी जगह है, माना कि ये, हाँ, तो ये जो खाली जगह है, खाली जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन तो इस वृत्ताकार कक्ष में होगा, इस वृत्ताकार कक्ष में, यानी खाली जगह कौन सी, यानी 1s और 2s के बीच में जो खाली जगह है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, उसे नोडीय तल, नोड या नोडीय सतह कहा जाता है। ठीक है, खाली जगह हम ऐसे लिख सकते हो आप इसको कि 1s एंड 2s के बीच में, देखो 1s एंड 2s के बीच में वह स्थान, वह स्थान 1s एंड 2s के बीच में वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जीरो होती है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो मेरे को, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जीरो होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे नोडीय तल या फिर नोडीय सतह कहा जाता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए, कौन सा 1s ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन 2s यहाँ पे रहा, यहाँ पे नोडीय सतह नहीं होती है। मतलब
नोड होता है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखें, ठीक है, इसको आप लिख लें। इसके बाद में एक पॉइंट और है कि इलेक्ट्रॉन कि इस जिस तरह से पूछ ले आपके कि नोडीय तल कितने हैं ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा डीप में जाए, जिस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा कि नोडीय तल ज्ञात कीजिए, तो किस तरह से होता है। अगर 5s आपके आपके ले ले, अगर पूछ ले कि देखो फॉर्मूला होता है नोडीय तल ज्ञात करने का n-1, ये सूत्र है, इस सूत्र को याद कर लेना। n-1, n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल। n का मतलब क्या है, n बराबर होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नोड ज्ञात करने का सूत्र है n-1 और n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कितने ऑर्बिटल्स है, तो वहां से नोड निकल जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको अब रफ कर लेता हूँ। आपने उतार लिया होगा 1s और 2s के बीच में वह स्थान जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है, 0 होती, इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, उसे नोड या नोडीय सतह कहा जाता है। अब इस पूरे डायग्राम को देखो, इसको एक बार रफ कर लेता हूँ। अब देखना, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम सबसे फर्स्ट लेते हैं कि 4s में इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको व्यवस्थित दिख जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है 4s ऑर्बिटल में कितने नोड उपस्थित है। ये हमारा क्वेश्चन है कि 4s ऑर्बिटल में कितने नोड उपस्थित हैं या कितने नोडीय तल उपस्थित है, इस तरह से ये पूछा गया है। अब देखना इसमें कि सूत्र क्या था, n-1, ये इसका फॉर्मूला था। तो n कितना है, 4 - 1 बराबर कितना, 3। तो 4s ऑर्बिटल में कितने और हो गए। अगर मानना देखो 4s ये ले लूँ मैं एक, माना कि ये क्या था, ये 4s, तो देखो इसके बीच में ये खाली जगह, इसके बीच में ये खाली जगह और इसके बीच में खाली जगह, ये तो माना नहीं जाएगा, ठीक है, बिल्कुल नबी के पास हो गया। तो देखो 1s ऑर्बिटल ये रहा और 2s ये रहा, इसके बीच में ये जगह हो गई, 2s 3s के बीच में ये रही और 3s और 4s के बीच में ये वाली खाली जगह। तो इस तरह से 3 नोड निकल गए। तो 4s ऑर्बिटल में कितने नोड है, 3। इसी तरह अगर आपसे पूछ ले कि 5s में, या फिर दे दें कि 6s ऑर्बिटल में कितने नोड हैं, तो वही n-1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। n कितना है, 6 और 1 यानी 5 नोड सतह है। तो यहाँ से ये इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ये मैंने आपको बताया। अब नंबर 2 ऑर्बिटल होगा, वो आपका होगा p ऑर्बिटल। नंबर 2 ऑर्बिटल कौन सा हो जाएगा, नंबर 2 होगा, वो होगा p ऑर्बिटल। अब देखिए p ऑर्बिटल के बारे में पढ़ते हैं। देखो s ऑर्बिटल हो गया, p ऑर्बिटल हो गया। तो p ऑर्बिटल का सबसे पहले हम लिख लेते हैं आकार, ठीक है, यहां से इसको चालू कर लेते हैं। p ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, डम्बलाकार, यानी डंबल शेप। p ऑर्बिटल का आकार कैसा, डम्बलाकार या डंबल शेप। इसके बाद दिशात्मक होते हैं, यस दिशात्मक होते हैं। इसके बाद में थर्ड हो जाएगा 3 क्या होते हैं, 3 उपकोष होते हैं, 3 उपकोष होते हैं। देखो आकार डंबलाकार, दिशात्मक होते हैं, 3 उपकोष होते हैं, जिसमें
अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, जिसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये पी कक्षक की एक सामान्य जानकारी हो गई। आकार डंबलाकार होता है, दिशात्मक होते हैं, 3 उपकोष होते हैं जिसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और कैसे भरे जाते हैं ये देख लें आप। देखो पी एक्स, इसको आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा नीचे, थोड़ा इसको ऊपर लिख लेता हूं मैं। देखो ये हो जाएगा आपका, इस तरह से भरे जाते हैं। पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। ये तीनों ही कैसे होते हैं? समभ्रंश होते हैं। आप कोष्टक में लिख सकते हो समभ्रंश, समभ्रंश। देखो अब एक नया शब्द आया कि समभ्रंश। क्या? ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में काम आता है। मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपके चालू होती है, मतलब उप सहसंयोजक यौगिक जहाँ से चालू होते हैं, आपके डी ऑर्बिटल की जहाँ स्प्लिटिंग होती है, डी ऑर्बिटल अपने Eg एंड T2G 2 भागों में विभाजित होते हैं, तो वहाँ पे समभ्रंश शब्द काम में आता है। समभ्रंश का मतलब होता है सभी कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं, उन्हें हम समभ्रंश कहते हैं। सभी कक्षक क्या होते हैं? समान ऊर्जा के होते हैं, उन्हें क्या क्या कह सकते हैं? उन्हें हम समभ्रंश कहते हैं। तो ये हो गए इसके। देखो डंबलाकार होता है, दिशात्मक होते हैं, 3 उपकोष होते हैं जिसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये 3 उपकोष हो गए। समभ्रंश का मतलब बता दिया। जो कि समान ऊर्जा के होते हैं उन्हें समभ्रंश कहा जाता है। अब इनकी आकृति बना देते हैं। ठीक है, इसको मैं आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें, इसके बाद मैं इसको रफ कर लेता हूं। और तीनों की आकृति जो जनरली यहाँ इसको देख लें, तीनों की आकृति बना लेते हैं। ठीक है, एक बार ये हो जाएगा। आप इसको 1 मिनट, हम तीनों एक्सिस ही ले लेते हैं। ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस। इसके बाद में आप इसको वाई एक्सिस ले लें, इसको वाई एक्सिस ले लें, कोई बात नहीं, ऐसे लिख सकते हैं आप वाई। और अंतिम रूप से इसको आप जेड एक्सिस मान लें। इस रूप से ये तीनों मान, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जेड ऑर्बिटल। आप देख पा रहे होंगे, पी एक्स ये रहा, पी वाई ये रहा एक्स एक्सिस के और पी जेड ये एक्सिस रही इसकी। ठीक है, तो इस रूप में ये पी ऑर्बिटल हमने पूरा कर लिया। पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये पूरा आप डायग्राम बना ले। और फिर हम नोड के बारे में पढ़ेंगे। अब नोड भी आप देख सकते हो इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप देखो, इस एक को समझ लो, तीनों समझ में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो भाग है, यहाँ देखें, ये जो भाग है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। एक बार इसको आप बना ले, मैं इसको एक बार रफ कर लेता हूँ, इसको वापस बनाएंगे। आप इतना उतार ले इसको। इसके बाद में हम नोड के बारे में पढ़ेंगे। आप इस तीनों डायग्राम को एक बार बना ले। चलो अब इसको मैं रफ कर लेता हूं। अब मेरे साथ में ही अपने नोट्स बनाते रहें। यहां देखें, जिस तरह से ठीक है, ये हमने एक्स एक्सिस मान ली थी, इसको क्या मान लिया था? पी एक्स ऑर्बिटल।
अब देखें यहाँ पे इस भाग में और इस भाग में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है? सर्वाधिक। लेकिन क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है? इसी तरह देखिए, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है? क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है? इस भाग में, इस भाग में, इस भाग में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक है। इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक है। इसमें और इसमें भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक है। तो हमने नोडीय तल पढ़ा था, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है? नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, उन्हें नोड कहा जाता है। तो भाई ये हो गया इसका नोड सतह। ये क्या हो जाएगा? नोड या फिर नोडीय तल। ठीक है, तो यहां पे इस भाग में आप लिख सकते हो, इसमें और इस भाग में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सर्वाधिक संभावना। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सर्वाधिक संभावना इस और इस भाग में। लेकिन ये नोड और नोडीय तल ये वाला भाग हो जाएगा, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी नोड तल और ये भी क्या हो जाएगा? नोड तल। यानी नोडीय तल बोलो या फिर नोड तल बोलो, ये भी नोडीय तल, ये भी नोडीय तल और ये भी नोडीय तल। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पी ऑर्बिटल में एक नोडीय तल होता है। तो यहाँ पे आप पॉइंट लिख सकते हो कि प्रत्येक पी ऑर्बिटल में एक नोडीय तल होता है। मैंने कैसे नोडीय तल होते हैं ये आपको बता दिए। तो प्रत्येक, आप नोट डाउन कर ले साथ साथ में, कि प्रत्येक पी ऑर्बिटल में एक नोडीय तल होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रत्येक पी ऑर्बिटल में कितने नोडीय तल होते हैं, या पी ऑर्बिटल में कुल नोडीय तल कितने होते हैं। तो पी ऑर्बिटल में कुल नोडीय तल पूछे तो 3 हो गए भाई, पी एक्स वाई पी जेड तीनों हो गए। और अलग अलग पूछे तो 1, 2 और 3 अलग अलग भी बता सकते हो। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। और इसके बाद हम पढ़े हैं एस, पी और डी ऑर्बिटल। हमको एस, पी और अब पढ़ेंगे आपका डी ऑर्बिटल के बारे में। जो आपका थर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑर्बिटल। क्या हो जाएगा? डी ऑर्बिटल। आपने इसको पढ़ लिया होगा अच्छे से। इसके बाद में इसको नोट डाउन कर ले। नोट डाउन हो गया होगा, आपने उतार लिया होगा अपनी नोटबुक में। अब इसको मैं रफ कर लेता हूं। अब नंबर आता है किसका? डी ऑर्बिटल का। तो डी ऑर्बिटल का देखो, सबसे फर्स्ट हो जाएगा आकार। सबसे फर्स्ट आकार तो सभी जानते हैं डी ऑर्बिटल का आकार होता है द्विडंबल शेप। क्या? डबल डंबल, या फिर लिख सकते हो द्विडंबलाकार। द्विडंबल शेप होता है। इसके बाद लिख सकते हैं, इसके बाद हम लिख सकते हैं दिशात्मक होते हैं। भाई आकार कैसा है? द्विडंबलाकार है, दिशात्मक होते हैं। इसके बाद में हम लिख सकते हैं 5 डी उपकोष होते हैं। 5 डी उपकोष, 5 डी उपकोष होते हैं। 5 डी उपकोष होते हैं जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये पॉइंट नोट डाउन करें। आकार द्विडंबलाकार होता है, दिशात्मक होते हैं, 5 डी उपकोष होते हैं जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब कैसे भरे जाते हैं यहाँ पे मैं बना लेता हूं। ठीक है, 1
2 3 4 और 5, यानी 1 2 3 4 5। देखो ये हो जाएगा आपका पी एक्स वाई, ये हो जाएगा हम डी के बारे में पढ़ रहे हैं, डी एक्स वाई। इसके बाद में ये है आपका डी वाई एक्स, और ये हो जाएगा डी जेड एक्स। इसको डी वाई जेड भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो डी एक्स डी वाई डी जेड, पीछे वाली एक्सिस आप चेंज कर सकते हो, इसका कोई इश्यू नहीं है, कोई कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। आप इसको डी जेड एक्स भी, डी वाई जेड, डी वाई एक्स लिखो, या फिर डी जेड, फिर इसको वाई लिख सकते हो, इसको एक्स भी लिख सकते हो। इसके बाद में ये हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा ऊपर बनाना पड़ता, लेकिन इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। देखो ये हो जाएगा आपका, ये वाला ऑर्बिटल हो जाएगा वो डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी जेड स्क्वायर, ठीक है। इसको एक बार मैं ऊपर यहाँ बना के बता दूंगा कौन अक्षीय है और कौन निरक्षीय है। तो इतना आप एक बार उतार लें। द्विडंबलाकार होते हैं, दिशात्मक होते हैं, 5 डी कोश होते हैं जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसको मैं ऊपर वापस बना लेता हूँ, क्योंकि ऊपर इसलिए वापस बनाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ इसकी जो शेप है उसको भी साथ में हम समझ लेंगे। ये तीनों पॉइंट आप नोट डाउन करें। आकार द्विडंबलाकार, दिशात्मक होते हैं जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 5 डी उपकोशों के अंतर्गत। ये आपने भर लिया होगा, उतार लिया होगा। इसके बाद देखें, यहां देखें आप, इन नंबर ऑफ ऑर्बिटल, यानी उपकोश कितने हो जाएंगे आपके, अगर इसको और आगे थोड़ा ले जाए तो इस रूप में 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये 3 हो गए। इस रूप में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको कहा जाता है डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, और इसको डी जेड स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखें, बहुत सारे स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट, जिस तरह से 11-12 की क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ या किसी बच्चे को जब पूछा है तो उन्होंने मोस्ट ऑफ इसको बताया, क्या बताया है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। भाई ये माइनस नहीं होता है, इन चीज़ों को ध्यान रखें, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं होता है। आज जब इस चीज़ों को ध्यान रखें, इसको कहा जाता है डी एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर तक, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर होता है, ना कि माइनस वाई स्क्वायर होता है। आज से माइनस नहीं बोलना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि माइनस गलत है, इसको माइनस नहीं कहा जाता है, इसको डी एक्स स्क्वायर, इंग्लिश में बोले तो 2y स्क्वायर, या फिर 6y स्क्वायर होता है, और ये डी जेड स्क्वायर हो गया। ये इस तरह से 10 ऑर्बिटल होते हैं। अब चीज़ों को देखना जो हमें पूछा जा सकता है, ये तो नॉर्मल बातें हैं। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है ये ध्यान रखना। ये 3 और ये 2, ठीक है, ये होते हैं वो 45 डिग्री के कोण पे उपस्थित होते हैं, यो 0 डिग्री पे उपस्थित होते हैं। अब साथ में देखना, इसको कहा जाता है निरक्षीय डी ऑर्बिटल, इसको कहा जाता है निरक्षीय डी ऑर्बिटल, और इसको कहा जाता है अक्षीय डी ऑर्बिटल। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से, इस तरह से दे देगा भाई ये 3, ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड, ये निरक्षीय डी ऑर्बिटल होते हैं, 45 डिग्री के कोण पे उपस्थित होते हैं, और डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ये 0 डिग्री पे होते हैं।
ये क्या होते हैं, ये 0 डिग्री पे उपस्थित होते हैं, इन्हें अक्षीय ऑर्बिटल कहते हैं। अब अक्षीय और निरक्षीय क्या है, जब आप डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग पढ़ते हैं, डी ऑर्बिटल का विपाटन पढ़ते हैं। निरक्षीय डी ऑर्बिटल कहने का मतलब होता है, ये देखो, ये अक्षीय ऑर्बिटल अक्षों के बीच में उपस्थित होते हैं, सॉरी, ये अलोंग द एक्सिस उपस्थित होते हैं। अगर इंग्लिश ज़्यादा बेटर रहेगी, ये बिटवीन द एक्सिस, यानी अक्षों के बीच में उपस्थित होते हैं। कहाँ पे होते हैं, अक्षों के बीच में। ये कहाँ पे उपस्थित होते हैं, तो ये होते हैं अक्षों के बीच में, और ये जो होते हैं वो अक्षों के आपके मध्यम, जो अक्षों पे उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये अक्षों के बीच में, ये अक्षों के मध्य में, बिटवीन द एक्सिस, और ये अलोंग अक्षीय मतलब अक्षों पर उपस्थित होते हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखना। निरक्षीय का मतलब था अक्षों के बीच में उपस्थित, अक्षों के बीच में उपस्थित, और अक्षीय का मतलब होता है अक्षों पर उपस्थित, बिटवीन द एक्सिस, और ये हो जाएगा अलोंग द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के बीच में उपस्थित और एक्सिस पर उपस्थित। 0 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, तीनों को निरक्षीय कहते हैं और इनको अक्षीय कहते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है, ये जो लिखवाया है इतना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 12th में हमें 11-12 का स्टैंडर्ड है लेव असिस्टेंट में, तो यहाँ से इस तरह से पूछा जाएगा आपको। तो इसको आप नोट डाउन कर ले एक बार पूरा कंप्लीटली, और इसको इम्पोर्टेंट कर ले इन चीज़ों को। अक्षीय निरक्षीय, 0 डिग्री एंगल है, 45 डिग्री एंगल है, अक्षों के बीच में है और अक्षों पर उपस्थित है, अलोंग द एक्सिस और बिटवीन द एक्सिस, इन चीज़ों को आप इम्पोर्टेंट कर लें, और यहाँ से इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद में हमें नोडीय तल भी देखने पड़ेंगे कि कौन सा नोडीय तल किस प्रकार है। अब जल्दी से इसको उतार लें। उतार लिया होगा आपने, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर लेता हूँ। रफ करने के बाद हम इसकी आकृति बनाएंगे, इनका आकार बनाएंगे। इसके बाद देखेंगे किस प्रकार से नोड ज्ञात किए जाते हैं। अगर नोड देखें तो मैं आपको बता दूं, इसमें ये जो 3 ऑर्बिटल होते हैं उसमें प्रत्येक इन 3 ऑर्बिटल की बात करें, 2 नोड पाए जाते हैं, इनमें 0 नोड होता है। इसको साथ में लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं अक्षीय वाले, इसमें लिखें 0 नोड, यानी नोड नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कैसे नहीं पाए जाते हैं वो देखेंगे। 0 नोड पाया जाता है, और इसमें जो डी एक्स वाई में 2, डी वाई जेड में 2 और डी जेड एक्स में 2, यानी 2 नोड पाए जाते हैं। यहाँ देखिए, हम इसको रफ कर लेते हैं। ये आपने उतार लिया होगा इसको। हाँ, अब देखें, इनकी डायग्राम बना लेते हैं। देखो, इसको एक बार अपन बना लेते हैं इस तरह से। ये हो जाएगा आपका डी एक्स वाई, बिटवीन द एक्सिस, मैंने बोला था एक्सिस के बीच में होता है। तो इसको एक्स नाम दे दो, इसको वाई नाम दे दो, इसको डी वाई जेड बता देते हैं, और ये जो ऑर्बिटल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जेड। तो ये डी जेड एक्स, 3 ऑर्बिटल हो गए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। जिस तरह से हमने पी ऑर्बिटल में कैसे पढ़ा था, ये वाला भाग नोड था, ये वाला भाग नोड था। अब यहाँ पे तो ऑर्बिटल बीच बीच में है भाई, बिटवीन द एक्सिस का मतलब समझते हो, अक्षों के बीच में है। ये एक्स, ये वाई, ये जेड मान लो। देखो, ये एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो। तो क्या ये इस तरह अक्षों पे उपस्थित है क्या?
इस तरह उपस्थित है क्या? इस तरह अक्षों पे उपस्थित है क्या? नहीं, अक्षों पे नहीं है, ये अक्षों के बीच में, भाई ये y है, इसको y मान लो, इसको z, इसके बीच में उपस्थित है, जिसको कहते हैं बिटवीन द एक्सिस, अक्षों के बीच में उपस्थित। तो अब यहाँ देखना, और इन तीनों का नाम बता, इन तीनों को मैंने बता दिया था निरक्षीय। तो यहाँ पे नोड क्या होते हैं भाई? एक तो इसका भी नोड होगा, ठीक है, इस रूप में जा रहा है, और एक इसका भी, तो दो नोडीय तल, इसमें भी दो नोडीय तल, और इसमें भी दो नोडीय तल। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब भाई जिस तरह से ये यहाँ जा रहा है और ये इस साइड आ रहा है, मतलब दोनों हैं, तो दो जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की दो जगह 0 होगी। तो इसमें दो नोड तल होंगे, इसमें भी दो नोडीय तल होंगे, और इसमें भी दो नोड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डी ऑर्बिटल में कुल कितने नोड होते हैं? तो डी ऑर्बिटल में 1 2, तो कुल कितने हो गए? कुल 6 नोडीय तल, कुल 6 नोडीय तल होंगे, कुल 6 नोडीय तल होंगे किसमें? डी ऑर्बिटल में, क्योंकि प्रत्येक में 2 होंगे। अगर इससे पूछे कि प्रत्येक डी ऑर्बिटल में कितने नोडीय तल होंगे, तो प्रत्येक डी ऑर्बिटल में होते हैं 2 नोडीय तल, 2 नोडीय तल, 2 नोडीय तल, 2 नोडीय तल, टोटल कितने हो गए? कुल 6 नोडीय तल हो जाते हैं इस तरह से। इसके बाद में इन चीजों को देख लें। इसको आप y कर दें और इसको x कर दें, ठीक है। अब देखो, ये 0 डिग्री एंगल पे थे, ये एक्सिस पे, y एक्सिस पे, ये भी किस पे? z एक्सिस पे, अर्थात इसको अक्षीय ऑर्बिटल कहा जाता है, अक्षीय डी ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस, एक्सिस पे उपस्थित, y एक्सिस पे उपस्थित, z एक्सिस पे उपस्थित, अर्थात एक्सिस पे उपस्थित है, तो 0 डिग्री पे उपस्थित है। तो यहाँ पे अब इसमें क्या होगा? एक ट्रिक है, नोड ज्ञात करने की भी ट्रिक होती है, मैं आपको बता दूंगा जब हम नोड के टाइप्स पढ़ेंगे। 2 टाइप के होते हैं, त्रिज्यीय नोड और आपका कोणीय नोड होते हैं वहाँ पे। तो इसमें जो ये, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें नोड 0 होंगे। इसके बाद एक और चीज, एक और अंतिम बचा है, इसको देखें, ठीक है, ये आपका अंतिम ऑर्बिटल हो जाएगा। ये इस रूप में होता है, ठीक है। अब देखो, कहने का मतलब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये एक्सिस पे हैं, एक्सिस पे हैं, तो वहां इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे इस एक्सिस पे, ठीक है, इसीलिए एक्सिस पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब ये पूरा इस रूप में है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पूरा घनत्व रहेगा, तो इसको नाम दे दो डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर। भाई ये एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर तक जाता है, ये एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर तक जाता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पूरे में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व पूरे में रहता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, सर्वाधिक होती है। तो इसलिए इन दोनों में, और इसमें देखो डी जेड स्क्वायर है, अब डी जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, तो यहाँ पे 0 नोडीय तल या 0 नोडीय सतह, 0 नोडीय तल होगी या फिर 0 नोडीय सतह होगा। तो इस तरह से हमने ये क्या पढ़ लिया? डी ऑर्बिटल पढ़ती है, एस पढ़ा हमने, पी ऑर्बिटल पढ़ा, और ये डी एक्स वाई, डी जेड वाई और डी जेड एक्स। डायग्राम पढ़ लिया, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 नोड तल होते हैं, 2 नोड तल होते हैं, 2 नोड तल होते हैं, कुल कितने हो गए? 6। अगर इस तरह से पूछा जाए कि प्रत्येक डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, तो 2 नोड होते हैं,
कुल कितने होते हैं? 6, क्योंकि इनमें 0 नोडीय तल होता है, इसमें नोडीय तल नहीं होता है। नोडीय तल भी बता दिया जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है, वो वाली बात। ये इस तरह से इस डायग्राम को कंप्लीटली उतार ले, ये पूरे डी ऑर्बिटल है। अब अंतिम आपका बचता है वो है एफ ऑर्बिटल। उस एफ ऑर्बिटल के बारे में हम पढ़ते हैं, इसको आप उतार ले एक बार। नोड क्या होते हैं वो भी मैंने लिखवा दिया है, साथ साथ में जल्दी से उतारे इसको। ठीक है, आपने इसको उतार लिया होगा। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर लेता हूं। इसको रफ कर लेते हैं अपन। अब आपका बचता है एफ ऑर्बिटल, जो कि अंतिम है। नंबर 4 हो जाएगा एफ ऑर्बिटल। नंबर क्या हो जाएगा? एफ ऑर्बिटल। एस, पी, डी और एफ। एफ का आकार लिखें। एस का आकार कैसा हो जाएगा? इसका आकार होगा जटिल, विसरित, पत्तीनुमा। होता है। ठीक है, जटिल है, विस्तृत है, पत्तीनुमा आकार होता है किसका? एफ ऑर्बिटल का। इसके बाद में ये दिशात्मक तो होते ही हैं। ठीक है, दिशात्मक होते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, और तीसरा पॉइंट लिखना चाहें तो कितने हो जाएंगे? 7 उपकोष होंगे। कितने होंगे? 7 उपकोष होंगे। कितने? 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इस बात को नोट डाउन कर ले आप साथ में ही। जटिल होंगे, विस्तृत होंगे, पत्तीनुमा आकार होगा किसका? एफ ऑर्बिटल का। दिशात्मक होते हैं और 7 उपकोष होंगे जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कितने? 7। अब इतना हमें ज़्यादा नहीं पूछेगा कि इनका आकार क्या है या नोडीय तल है, हमें एस, पी, डी, एफ, क्योंकि डी तक तो क्या है कि आपकी 12th लेवल, कॉलेज लेवल, ठीक है, और आप एमएससी लेवल तक भी अगर देखते हो तो वहाँ पे डी ऑर्बिटल को ही सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया। डी ऑर्बिटल के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, उनके नोडीय तल बताए, उनकी संरचना बताई, लेकिन कहीं पे भी किसी भी बुक में एफ ऑर्बिटल के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं। अगर इसकी डायग्राम बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं एक्सिस के अकॉर्डिंग। एक्सिस ले लें हम, एक्स वाई जेड एक्सिस ले लेंगे, फिर इस तरह से एक्सिस लगा के हम इसका डायग्राम जरूर बना सकते हैं, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है। हमें वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ से एग्ज़ाम में पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ना के बराबर होती है। तो ये आपका हो जाएगा 4th नंबर एफ ऑर्बिटल। ये हमने पढ़ लिया। जटिल, विसरित, पत्तीनुमा, दिशात्मक होते हैं, 7 उपकोष होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब एक और बचता है। ठीक है, एक और होता है, ये आपने उतार लिया होगा, मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ठीक है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें या जटिल चीज़ है नहीं। ठीक है, नॉर्मल सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी में वही मैंने आपको लिखवा दी है, इससे कुछ बचता नहीं है। अब अंतिम रहता है आपका, वो होता है जी ऑर्बिटल। ठीक है, जी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो आपको केवल इसमें इतना ध्यान रखना है, जी में 9 तो उपकोष होते हैं और 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और दिशात्मक होते हैं। ठीक है, जी के बारे में अगर देखें तो इसकी भी आकृति जटिल प्रकार की है। अगर यूं देखें जटिल, इसका जो आकार कैसा है? जटिल आकार है। जी ऑर्बिटल की बात करें, जी उपकोष की बात करें, आकार जटिल होता है, दिशात्मक होते हैं, 9 उपकोष होंगे और 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इस प्रकार हमने एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल को अच्छे से पढ़ा, जिनमें हमने उनके नोडीय तल क्या होते हैं,
अक्षीय ऑर्बिटल क्या होते हैं, निरक्षीय ऑर्बिटल क्या होते हैं, नोड कैसे ज्ञात किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। ठीक है, अब एफ और जी के बारे में नहीं पूछा जाता है, फिर भी हमने कुछ जो पॉइंट थे वो हमने लिख लिए हैं। इस तरह से हमने सभी प्रकार के ऑर्बिटल्स को पढ़ लिया है। और इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो रहेगी क्वांटम संख्या पे। जो आपकी मुख्य क्वांटम संख्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या, उन चारों क्वांटम संख्या को पहले पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। उन क्वांटम संख्या की थ्योरी हम लिखेंगे कम, ठीक है, क्योंकि क्वांटम संख्या की थ्योरी से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। उनकी वैल्यू, उनको कैसे निकाला जाता है, ये ठीक है। तो जो हमारी नेक्स्ट केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 होगा, जो हमारी चौथी क्लास होगी, वो क्वांटम संख्याओं पे रहेगी। और वो क्लास थोड़ी बड़ी रहेगी क्योंकि हमें पहले तो पूरी क्वांटम संख्या पढ़नी पड़ेगी, फिर क्वांटम संख्या से कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो देखना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। वो क्लास आपकी 1.5 घंटे 2 घंटे तक लंबी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।